किशन लाल जी। जी सर। अच्छा, किशन लाल जी कहाँ के हो? मूल सर बाड़मेर पे हूँ। प्रॉपर बाड़मेर जी सिटी सर। से? जी सर। अच्छा, क्या एजुकेशन के बारे में बताओ अपना। सर मैंने अपनी 10वीं कक्षा जो है श्री मोहनलाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर से करी। ठीक है। उसके बाद 12वीं कक्षा शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से करी। कोटा? जी। ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर से करी। अच्छा, उदयपुर से बीटेक किया आपने? जी सर। अच्छा, 12th में क्या सब्जेक्ट रहे आपके? सर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। पीसीएम? जी सर। अच्छा, फिर आपने बीटेक किया? जी। मतलब कैसे आप बाड़मेर से मतलब ये करते हुए बीटेक की तरफ कैसे गए? सर एक अच्छे करियर की तलाश में उस समय जो था ऑप्शन साइंस, मतलब मेरे मार्क्स अच्छे थे 10th में, तो ये लगा ला कोई बात नहीं। 10th में कितने मार्क्स थे आपके? 10th में 85% थे। तो अच्छा। उस समय ट्रेंड चल रहा था और लोगों से पूछा भी कि किस और करियर बनाना चाहिए, तो लोगों ने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बारे में सजेस्ट करा। तो मैंने अपनी किस सन में की 10th आपने? मैंने सर 2011 में करा। अच्छा, फिर आप लोगों ने सजेस्ट किया कि आप? लोगों ने सजेस्ट करा, उसके बाद मैंने अपना मंथन करा अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए। जितना मैं समझ पाया उस समय मैंने बीटेक की ओर रुख करा। फिर कोटा चले गए आप? जी पढ़ने सर। वाले? मतलब बाड़मेर में थी अपने अच्छी स्कूल में, फिर भी कोटा गए आप? कोटा जाने का क्या उद्देश्य रहा? सर वो आईआईटी के लिए कोचिंग के लिए मैं वहाँ गया था। अच्छा, की आपने कोचिंग? जी सर। अटेम्प्ट किए हैं आईआईटी के? एक अटेम्प्ट दिया था सर, उस समय मेरा उसमें नहीं हुआ, और राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में मेरा चयन हुआ। उसके बाद मेरे को सीटीआई उदयपुर कॉलेज मिला सर, गवर्नमेंट कॉलेज। बीटेक करके फिर मतलब अभी बीटेक किए हुए हो? यस सर। अच्छा, गवर्नमेंट में हो आप? जी सर। पिछले साल से? जी सर। आईए हो? यस सर। अच्छा अच्छा, ये आईए का जो आपका कैडर है, जी सर। इसको मूल डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन देखता है? सर इसका मूल विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, और वर्तमान में मैं वन विभाग बाड़मेर में पदस्थापित हूँ। अच्छा, क्या काम रहता है सूचना सहायक का? सर मेन तो जो ई गवर्नेंस से संबंधित पोर्टल्स जो रहते हैं उनका सार संभाल करना रहता है मेरा काम। बेसिक काम आईए का क्या है? बेसिक काम सर जो टेक्निकली आजकल जो पोर्टल्स है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी पोर्टल विभाग में संचालित किए जा रहे हैं, उस पर डेटा अपलोडेशन का काम यस, वो रहता है सर। ठीक है। फिर इसके साथ आपने तैयारी की आरएएस की? इसके साथ ही आरएएस का कौन सा पहला अटेम्प्ट था? सर प्रथम प्रयास। अच्छा, आपको पता है पहले आरएएस में मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह होते जी थे? सर। अभी वो जनरलाइज है सारा। यस। तो ऐसा कभी सोचा कि पहले वाला ठीक था पैटर्न या अभी वाला ठीक है? क्योंकि आपने तो दिया नहीं। यस सर। तो कभी यूँ आपस में तुलना की, किसी से पूछा, ऐसा लगा आपको या अभी वाला बढ़िया है आपको लग रहा है? नहीं सर, जिस समय मैंने तैयारी करना शुरू करा उस समय ये सामान्य सारे जो सब्जेक्ट सबके लिए एक समान था, तो अच्छा। मैं सर उसी के तहत अपनी तैयारी करता रहा, तो मुझे सर ऐसा आपको अनुभव नहीं हुआ? अनुभव नहीं है सर। तो आपको ऐसे नहीं लगता बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मेंस में, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है? यस सर, एक बहुत सब्जेक्ट रखने का भी एक आरपीएससी का अपना वो होगा मानदंड की, जो इस सेवा में जाने वाले उसका जो दायरा है वो विस्तृत होना चाहिए। तो उस संबंध में इन्होंने विभिन्न विषयों का समावेश इन किया। पेपर्स में आपको कोई ऐसा पेपर लगा कि वो लगता है यार कि ये आरएएस में बड़ा टफ है या अलग तरह का है, डेली रूटीन से हटके है, ऐसे कोई पेपर नहीं लगे आपको? भाई जनरली अपन यस सर। हाँ, मेरे को एक सर कॉमर्स का जो पेपर था इसमें अच्छा। अंकेक्षण और वो था, वो थोड़ा लगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है उसमें मैंने कभी पढ़ा नहीं था। अच्छा। और थोड़ा समझने में कठिनाई हुई, तो वो एक पेपर लगा। बाकी सर पढ़ने में ऑडिटिंग वगैरह वाला? जी सर। अच्छा, बाकी साइकोलॉजी वगैरह ये और साइकोलॉजी फिलोसफी वगैरह ये सब सही थे? मतलब सहज में था। चलो, पेपर अच्छे हो रखे हैं आपके? जी सर।
अच्छा, बाड़मेर के बारे में कितना बता सकते हो, बताओ, पूरे ज़िले कॉन्टेस्ट में कुछ भी बाड़मेर के बारे में। वैसे तो पहले तो सर बाड़मेर की स्थापना के बारे में बताना चाहूँगा। 12वीं शताब्दी में राव बहाड़देव ने जूना बाड़मेर के तहत इसकी स्थापना करी और उसके बाद राव भीमोजी ने बाड़मेर शहर की स्थापना करी लगभग 15वीं शताब्दी के अंदर और उसको जूना बाड़मेर नाम दिया गया जो राव बहाड़देव ने किया और जो वर्तमान शहर है वो भीमोजी ने बसाया है। इसके तहत किलोन दुर्ग जो है उन्होंने वो बसाया था। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो बाड़मेर ज़िला आज ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता है और काला सोना जिसे कहते हैं सर। और सामाजिक दृष्टि से क्या होता है काला सोना? ऑयल को उपाधि दी गई सर काला सोना। किसको? कोयले को सर। कोयले को, अच्छा। क्रूड ऑयल सुना है नाम? क्रूड ऑयल सर। जैसे ये क्या होता है सर? जो पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोल जो होता है उसका मूल जो होता है ये क्रूड होता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल एक ही है या अलग अलग है? पेट्रोलियम और पेट्रोल सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अलग है या नहीं? अलग आप समझ पा रहे हो, अलग है मतलब? यस सर। अच्छा, बता सकते हो कुछ अलग कैसे है? ये सर पेट्रोल में तो सर जो वाहनों में डाला जाता है वो पेट्रोल, और पेट्रोलियम में सर इसके साथ जो और ग्रीस है या और भी जो ऑयल है जो निकलता है इसके शोधन। आप देखो थोड़े बहुत साइंस बैकग्राउंड से हो। जी सर, इसलिए पूछा। अच्छा, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में आपको क्या लगा, कौन सा सब्जेक्ट आपकी नज़र में बढ़िया है? सर वैसे तो मैथ्स ज़्यादा सही लगा था मुझे उस समय। और तीनों सब्जेक्ट बढ़िया नहीं है? नहीं, कंपैरेटिवली जो है वो मैथ्स ज़्यादा, एक बार आप फंडामेंटल समझ लेते हो तो उसके बाद आसान रहता है सर। ठीक है। आपने उदयपुर में भी मतलब टीचिंग की है, सॉरी स्टडी की है? हाँ सर। उदयपुर में कुछ खास क्या है ऐसा? तो सर वैसे तो उदयपुर को झीलों की नगरी माना जाता है और यहाँ सर खनिज भंडार जो है वो अरावली होने के कारण खनिज भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं। और क्या है उदयपुर को पूरे राजस्थान के अलग सिटीज़ से अलग कैसे पहचान सकते हैं? और कुछ और सर पूरे डिस्ट्रिक्ट को कोई ऐसी मानवीय कल्चर की ऐसी कोई स्थिति है? ये सर जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जो है वो ऐसा स्वाभिमान के लिए हिस्टोरिकल नहीं, मैं मतलब अलग से पूछ रहा हूँ। जैसे अपना बाड़मेर है, जोधपुर है, जयपुर है, फिर उदयपुर बेल्ट को अलग से कैसे जानते हैं? कुछ कोई कल्चरल वैल्यूज अलग तरह की है? चलो सर रिकॉल नहीं कर। चलो, आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं जी सर। और अभी फॉरेस्ट में लगे हैं, जी सर। तो आप ये बताएं कि जैसे कंप्यूटर साइंस और फॉरेस्ट का कोई रिलेशन रहा है या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी? यस सर, वर्तमान के संदर्भ में सर अगर मैं बात करूं तो जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो वो डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो उसके तहत सर विभिन्न जो प्लांटेशन है उनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सर एक एप्लीकेशन बनाया गया है और नर्सरी जो सिटीजन्स के लिए नर्सरी में जो पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं उसके लिए एक ऐप बनाया गया है। और जितना उसमें जो वर्क होता है प्लांटेशन में उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल चलाया गया है जिसके तहत समस्त डेटा जो है उसमें फीड रहता है। सही बात है आपकी, पर मैं मतलब कंप्यूटर साइंस एंड फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड ना कि सिर्फ आपका डिपार्टमेंट, तो कंप्यूटर आने के बाद जैसे इकोलॉजी का जो टर्म है या जो फॉरेस्ट्री का जो टर्म है ना, उस पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं या नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं? इसको हेल्प कैसे करता है कंप्यूटर साइंस? आपका फॉरेस्ट को डेवलपमेंट करने में कोई हेल्प करता है क्या? सर प्रोसेस वाइज तो इसमें फ़ायदा है, बाकी डायरेक्ट रिलेशन अभी सर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। नेगेटिव क्या इफेक्ट है? फॉरेस्ट का मतलब आप एक इकोलॉजी पूरा सिस्टम ले लो, यस एनवायरनमेंट ले लो, उसको कंप्यूटर ने कैसे नेगेटिवली कैसे इफेक्ट किया है? सॉरी सर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। जो ई कचरा होता है ना उसका बड़ा पार्ट ही कंप्यूटर sir. पार्ट्स होता है,
तो वो बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसलिए कह रहा हूँ। फॉरेस्ट एरिया काउंट करते हैं, जैसे इंडिया का फॉरेस्ट एरिया अबाउट 20% है, वो कैसे काउंट करते हैं? सर दो संदर्भ में काउंट करते हैं, एक तो फॉरेस्ट कवर और एक ट्री कवर के रूप में काउंट करते हैं सर। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो भारत का 21.67% है, 67, और जो ट्री कवर है वो 2.57 ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल 24.57% जो है वो फॉरेस्ट एरिया माना जाता है। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, 3 वर्ड है ना, तीनों में क्या डिफरेंस है जी? सर ट्री कवर की जब मैं बात करूँ तो एक ट्री जो है वो कितनी उसका जो ज़मीन पे कितना एरिया कवर करता है, वो सर उसका ट्री कवर है। और फॉरेस्ट कवर में अगर सर बात करूँ तो इसमें सर मिनिमम 1 हेक्टेयर ज़मीन पे जो कैनोपी डेंसिटी जो रहती है वो अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको फॉरेस्ट कवर में काउंट होता है। उसमें कवर मान लेते हैं उस एरिया को। जी अच्छा, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, और थर्ड टर्म क्या था? सर टोटल फॉरेस्ट एरिया क्या सर? फॉरेस्ट एरिया क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर जहाँ फॉरेस्ट एरिया तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट के डिसाइडेड लैंडस्केप होते हैं ना, हाँ, वो फॉरेस्ट एरिया, उसमें ज़मीन भाई उसमें पेड़ हो या नहीं हो। तो आपने जो ट्री कवर कहा था ना, उसके क्या नॉर्म्स है? एक ट्री कवर क्या होता है? बबूल का क्या होगा, पीपल का क्या होगा, नीम का क्या होगा, या मतलब कैसे काउंट कैसे करते हो? सर सामान्य जैसे एक पेड़ होता है उसकी जो छाया जो रहती है नीचे, तो उसके तहत वो ट्री कवर माना जाता है। नहीं, काउंट आप कैसे काउंट करते हो भाई? जैसे आप भी तो डाटा भेजते होंगे कि हमारे बाड़मेर में ये ट्री कवर एरिया। मैनुअली सर जैसे ट्री काउंटिंग का मैनुअली होता है, जैसे जो पेड़ काउंट हो गया उस पर चूना रख देते हैं, फिर आगे चलते हैं, तो ऐसे सर मैनुअली काउंटिंग होता है। तो ये तो सिस्टम फिर आपके डेवलपमेंट स्टेज में तो नहीं है, ऐसे तो कौन करता होगा? जब वो चेकिंग होती है तब, बाकी नहीं चेक तो आप, मेरा कहने का मतलब आप अपना एरिया कर सकते होंगे, बाकी सर बाकी सर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून जो है वो रिसोर्सेज 2 जो है उसके माध्यम से सर ये जो जारी करता है रिपोर्ट, उसमें आपके जो डाटा होते हैं, आप यहाँ से डाटा भेजते हो क्या कि ये हमारा फॉरेस्ट कवर है? आपका डिपार्टमेंट मतलब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाड़मेर है ना, ये भेजता है क्या डाटा कि हमारे यहाँ ये फॉरेस्ट कवर ये है? नहीं सट्टा घटना बड्डा नहीं भेजते हो क्या आप? भेजते हैं ना सर, बिल्कुल। उसमें कितना है अपना बाड़मेर का? बाड़मेर का एरिया जो है सर 2.11% जो है पूरे बाड़मेर एरिया का, बाड़मेर भौगोलिक जो एरिया है उसका 2.11% जो है वो 1 एरिया है, फॉरेस्ट एरिया। अब फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए मतलब आपका डिपार्टमेंट तो प्रयास करता है, पर बहुत लंबे टाइम से कोई बहुत अच्छी मतलब वृद्धि नहीं हुई है फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर क्यों भी है, तो क्या क्या कदम उठाए जाना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर बढ़े? सर एक तो अभी तक तो सर डिपार्टमेंट लेवल पे जो तैयारियाँ हो रही है तो करती है फॉरेस्ट्री, उसके तहत अभी मैं जो समझ रहा हूँ सोशल इंक्लूजन जो जरूरी है, सामाजिक भागीदारी जो अगर इसमें सुनिश्चित की जाए तो सर फॉरेस्ट कवर को और बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कैसे सामाजिक भागीदारी कैसे बढ़ाए? जिसके तहत सर अभी विभाग के तहत जो एक जहाँ पे प्लांटेशन करवाना होता है तो एक वन ग्राम विकास समिति बनती है, जिसके तहत उनको शामिल किया जाता है, उनको प्लांटेशन कैसे होता है, क्या लोकल प्रजाति रहती है और उसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं उसको अवेयरनेस कराया जाता है। और सर जो प्रोड्यूस होता है उसमें भी उनको बेनिफिट दिया जाता है, जहाँ पे उनको रोज़गार उपलब्ध हो जाए लोकल स्तर पर, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। क्या उपलब्ध हो सकता है रोज़गार के अलावा? क्या कहा सर? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जैसे सर लकड़ी हो गई। अच्छा, लकड़ी आप उसमें से उनको देते हो? तो वन समितियाँ ये तो आपके पहले से ही काम कर रही है। वन समिति तो मतलब एज ए पीपल मूवमेंट टाइप तो है नहीं, वो तो अपने हिसाब से आपकी भी बाध्यता है कि उसके माध्यम से काम करवाना, इसलिए कर रही है, मतलब लोगों का उसमें जुड़ाव तो है नहीं। जैसे सर उन्हीं के माध्यम से होता है जो भी। नहीं समझ गया मैं बात आपकी, उनके माध्यम से तो इसलिए होता है कि जैसे आपके नॉर्म्स ये हैं कि आपको वन समिति के माध्यम से जी सर काम करवाना होता है, इसलिए आप वन समिति बनाते हो। पर जो एक्चुअल में जो पीपल कनेक्शन होना चाहिए ना, वो तो नहीं है, लोगों को नहीं पता होता है। तो वास्तव में क्या करना चाहिए कि लोगों का जुड़ाव हो। भाई लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक तो आपकी वृद्धि तो होनी से रही। अपन डिपार्टमेंट के लेवल पे प्रयास होते हैं, वो तो सरकारी प्रयास होते हैं, तो लोगों को अपन जोड़ दें जिससे मतलब अपने को वास्तविक बेनिफिट मिले। वो मतलब क्या कोई प्लान हो सकता है क्या ऐसा? ये सर हो सकता है। NGOs जो होते हैं, NGOs या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है
उनके माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर उनको इजीली या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अगर प्लांट प्रोवाइड करवाए तो सिटीज़ में जहाँ अर्बन सिटीज़ रहती है वहाँ पे प्लांट जो पेड़ की बहुत अगर पेड़ लगाए जा सकते हैं तो इससे सर ट्री कवर बढ़ाया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग तो सूर्य से आने वाली किरणें जब वापस ऊपर नहीं जा पाती किन्हीं गैस की वजह से वो वातावरण में रुक जाती है तो वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ जाता है तो सर इसे ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। वो किस कारण से रुकती है? सर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? सर CO2 है, मीथेन है और सर जो वेपर्स है वाष्प जो है उसको सर ग्रीन हाउस कैसे कहा जा सकता है। वाष्प ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है? शामिल है सर जहाँ तक मेरे ध्यान में है शामिल है। चलो ठीक है। नेक्स्ट आपने अपनी हॉबी टेबल टेनिस, जी सर। स्कूल लेवल या अभी तक आप इस हॉबी टेबल टेनिस वगैरह खेलते? जी सर, मैंने स्कूल लेवल पे तो नहीं खेला। हाँ। मैंने जब सर्विस ज्वाइन करी उसके बाद हमारा टेबल टेनिस तो था। ये जो चुनाव हो रहे हैं सर मुख्यतः दो पार्टी जो है इसमें है, एक तो रिपब्लिकन पार्टीज़ और एक डेमोक्रेट्स, दो पार्टीज। ये अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया कैसी है, कैसे राष्ट्रपति चुनते हैं? सर इसमें 3 चरणों में सर चुनाव होते हैं। एक तो सर मतलब पहले पार्टी के तहत उसको सर मैं नाम याद नहीं कर रहा, प्राइमरीज ऐसा कुछ है, कोकेसिस प्राइमरीज ऐसा कुछ करके एक प्रोसेस है जिसके तहत पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट चुनती है। ठीक है। और दूसरा सर जनरल कैंपेन होता है जिसमें जो उम्मीदवार चूज़ किया जाता है वो जन समर्थन जुटाता है। और तीसरा सर जनरल वोटिंग होती है, उसके तहत जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट वोट देती है? सर वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जाता है। इसमें आता है इलेक्टोरल वोट, इलेक्टोरल्स के माध्यम से। कितने वोट इलेक्टोरल वोट में राष्ट्रपति के बहुमत के लिए चाहिए? सर अमेरिका के संदर्भ में 270 जो है वो चाहिए। टोटल कितने हैं? 568 538 270 538 538 सॉरी, नहीं तो आधे से majority से आधे कम से हो 10%। ये प्रणाली कौन सी कहलाती है अमेरिकी चुनाव की? सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलाता है। और इंडिया में कौन सा है? सर संसदात्मक शासन प्रणाली से। तो अपने यहाँ पे अगर स्थायी सरकार बनती है, अपने यहाँ पर संसदात्मक में कई बार सरकारें 14-14 दिन में भी गिरी है, क्या ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा अपने यहाँ पर? ये सर मेरा मानना है कि आप भारत जिस की गुलामी से गुजरा है तो व्यवस्थाएं जो थी संविधान निर्माताओं ने वो व्यवस्थाएं उन्हीं से अवगत थे। जो संसदात्मक शासन प्रणाली उन्हीं से अवगत थे और उसको भारत के संदर्भ के हिसाब से उन्होंने बेहतर समझा, इसलिए उन्होंने संसदात्मक शासन प्रणाली देखी है। तो हर शासन प्रणाली में कुछ ना कुछ कमियां होती है सर, अध्यक्षात्मक में भी कुछ कमियां होगी, इसलिए सर उसको अपनाने की जगह अध्यक्षात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली में जो सुधार की संभावना है उसको सही करना चाहिए। क्या कमियां हैं संसदात्मक में? कमियां होती हैं कौन कौन सी, ऐसी कौन सी कमी है जो सबसे 2-3 कमियां बताओ? सर एक तो स्थायित्व जो है वो इसमें नहीं होता है, जैसे आपने बताया 13 दिन में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की गिरी थी, वहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहाँ सरकार जो है स्थायित्व रूप में। और सर इसमें एक विशेषज्ञों का जो है संसदात्मक शासन प्रणाली में विशेषज्ञों का इतना नहीं रहता है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विशेषज्ञों का योगदान ज़्यादा रहता है। जैसे हेल्थ सेक्टर में तो हेल्थ का स्पेशलिस्ट जो है वो मिनिस्टर बनाया जाता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? राज्यसभा के चुनाव सर जो राज्य की विधानसभाएं हैं और जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उनके और जो लोकसभा के सांसद है वो चुनते हैं सर। जिनको राज्यसभा के सदस्यों को सर। ये तो राष्ट्रपति का बता रहे हो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, आइडिया नहीं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सॉरी सर, जो संबंधित राज्य में जितने सीटें हैं राज्यसभा की उसके विधायक जो है वो चुनते हैं सर, चुने हुए विधायक सर वो चुनते हैं। कैसे कितने वोट उसको हासिल करने होते हैं एक मेंबर
चुने जाने के लिए कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने मेंबर का वोट उसको मिलेगा तो वो सिलेक्ट होगा? कोटा वगैरह कुछ ऐसा होता है इसमें? जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 10 सीटें हैं राज्यसभा की, तो 10 का भाग दिया 200 में 20 आ गए। तो सर हर 2 साल में अल्टरनेटिव होता है, तो जैसे 3 का चुनाव होता है हाँ, मान लो 3 का चुनाव है तो सर 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जितने बनते हैं उतने हिसाब से। चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन। जी सर। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी को छोड़ करके 4 सीएम के नाम बता दें। वैसे मोहनलाल सुखाड़िया और जगन्नाथ पहाड़िया और बरकतुल्ला खान और फेरोज सिंह शेखावत जी। अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं तो लगभग संपन्न ही जी सर। हो चुकी है। कौन राष्ट्रपति चुनाव के आगे सर बाइडेन वो चुने गए हैं सर, ये डेमोक्रेट से जो बाइडेन। अमेरिका क्योंकि दुनिया की सबसे मॉडर्न डेमोक्रेसी इलेक्ट्रिक सोसाइटी है, लेकिन इस बार वाले चुनाव में काफ़ी विवाद, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखे गए और ऐसा लगे जैसे अमेरिकी सोसाइटी डिवाइडेड है। आप बता दें कौन सा पॉइंट है डिवाइडेड है? ये सर एक तो काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। यस सर, रेसिज्म जो है वो वहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो अश्वेत और श्वेत के मध्य है। एक तो वो बड़ा मुद्दा है और दूसरा सर कोरोना जो है उसके तहत जो तत्कालीन सरकार जो थी, तत्कालीन जो राष्ट्रपति वो इतना उनका नहीं रहा मास्क के प्रति भी या ऐसा, तो ये जो थे बड़े मुद्दे थे। जैसे तत्कालीन अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही नहीं था तो उससे सोसाइटी में डिवाइड वो लोगों को है रेसिज्म का इशू है। यस सर। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। फिर भी सोसाइटी मेन तो सर वही है रेसिज्म वाला। दूसरा ये हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जो उम्मीदवार थी कमला हैरिस वो भारतीय मूल की है, उस वजह से भी जो एफ्रो एशियन है, जो अश्वेत है और महिला कैंडिडेट की वजह से उसमें भी सर देखा जा सकता है। अभी अमेरिका जैसे कि इस राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट कर रखा था कि जितना भी उनका जो फोर्सेज अफगानिस्तान में है उसको हटाया जाएगा वहाँ से। जी सर। एक बात बताइए, जब दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है, सबसे एडवांस वेपन इनके पास है, लेकिन पिछले 20 साल में एक छोटे से अमेरिकी सेना के कंपेरिजन में तो तालिबान बहुत छोटी कैपेसिटी रखने वाला गुट है, फिर भी उसको पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं और अब उनसे उनको एग्रीमेंट करना। सर इसके कई कारण समझे जा सकते हैं। एक तो सर वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो शायद अमेरिकी जो ट्रूप्स है उसके अनुकूल नहीं हो होगी, इस वजह से एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा सर गुरिल्ला वॉर्स जो होती है, जो छापेमार युद्ध प्रणाली वजह से, वो तालिबान जो है वो अपने एरिया में सर बेहतर कर सकते हैं। इस वजह से वहाँ अमेरिकी जो है सेना इतना अच्छा नहीं कर पाई जितना उनको अपेक्षित था। इंडिया चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसके पीछे क्या रीजन? सर एक तो सर वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत सस्ती है, इस वजह से यहाँ प्रोडक्शन करना से भारत महंगा पड़ता है, इस वजह से इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो ये रीज़न है मेन। और दूसरा सर वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए अलग जो सेज जो है, सेज प्रणाली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक मतलब जो समुद्री किनारे जो है वहाँ स्थापित है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हो सकती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा कारगर है। और भारत में सेज प्रणाली लागू की गई थी हालांकि, पर इतनी सफल नहीं हो पाई क्योंकि वो मेनलैंड एरिया पे और जो एरिया भी था वो छोटा था। इस वजह से सर चाइना है वो ट्रेड इम्बैलेंस में, हम ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ हमारा। अच्छा, तो लास्ट 5 ईयर इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपको सबसे बड़े जो पॉजिटिव चेंजेस क्या है? लास्ट 5 ईयर्स लास्ट 5 ईयर इंडियन फॉरेन पॉलिसी सर एक तो ये देखा जा सकता है कि पहले जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो प्रो यूएसएसआर थी, मतलब प्रो रशिया थी।
इस बार राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मित्रता की वजह से लास्ट 5 ईयर में जैसे मनमोहन सिंह ने ऑटो जो एग्रीमेंट किया था लास्ट 5 ईयर से पहले से ही उन्होंने कर रहा है स्पेसिफिक लास्ट 5 ईयर में आपको कैसे सर एक तो हम अपने पड़ोसियों जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसके तहत अपने वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसको देख रहे हैं गुड। और विभिन्न संस्थाओं में भी हमारा जो भागीदारी है चाहे यूएनओ हो या फिर एससी हो सार्क में आसियान में हमारी भागीदारी बढ़ी है सर। लेबर के साथ जैसे आपने कहा कि हम पॉजिटिव पे आगे बढ़ रहे हैं आपको लगता है कि अभी नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका के साथ भी हमारा कुछ इशू चल रहे हैं यस सर। अगर बड़े कैनवास में देखें तो केवल भूटान के अलावा हमारे हर नेबर के साथ कुछ इशू है यस सर। ये पॉजिटिव वर्क कौन सा है? सर ये जो अभी देखा जा रहा है ये एक क्षणिक समय के लिए हो सकता है कि बांग्लादेश वहाँ जो नेपाल है वो चाइना के फेवर में चला जाए क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना ज़्यादा करते हैं लेकिन सर नेचुरल जो फ्रेंड है वो भारत का नेपाल जो है उसके कल्चरल रिलेशंस भी है भारत के साथ तो नेचुरल फ्रेंड जो है वो भारत का है एज़ कम्पेयर टू चाइना से।